हेलो फ्रेंड्स, आज अपन संकरण ज्ञात करने के तरीके देखेंगे कि किस प्रकार से ये मॉलिक्यूल दिए हुए होते हैं अपने पास में और उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, संकरण कौन सा है। ये अपने पास में इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पलों के अपन हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे कि इनमें sp हाइब्रिड है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है या sp3d3 है, कौन से प्रकार का संकरण है, ये संकरण अपन ज्ञात करेंगे इनमें। तो ये संकरण ज्ञात करने से पहले मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल x, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर s और p दो पार्टिसिपेंट करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दो। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्रकार का है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 3ho यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 है तो 3 and 4 sp3d है 3 4 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 5। sp3d2 है तो 2 3 5 और 1 6 यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 6। 3 3 6 और 1 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 7 यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या ज्ञात हो जाए कि उसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या नॉलेज होना जरूरी है, सबसे पहले आप ये एक बात सीखिए, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, इन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो इनकी जो फैमिली है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन या हेलोजन फैमिली और अक्रिय गैस, इनर्ट गैस फैमिली, इनके आउटर मोस्ट सेल में संयोजकता कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये आपको देखते हैं। जैसे बोरॉन है, इसके संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के संयोजकता कोश में 4, नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में 5, ऑक्सीजन परिवार में 6, हेलोजन में 7 और अक्रिय गैसों में 8। सभी में रहेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, सभी के बाह्यतम कोश में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन परिवार के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन परिवार के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन परिवार के संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, हेलोजन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनर्ट गैस के वैलेंस सेल के अंदर, इनर्ट गैस फैमिली के कोई भी मेंबर होगा तो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर या वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। तो इनमें से कोई भी जब सेंट्रल एटम होगा तो अपने को इनके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन यहां से देख सकते हैं। अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूले पे आता हूं कि कौन से फॉर्मूले से अपन ये इनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला x इक्वल्स टू 1/2 v प्लस m प्लस माइनस चार्ज, बस ये फॉर्मूला है। 1/2 v प्लस m प्लस माइनस चार्ज, यहाँ v का मतलब है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपन यहां से देखेंगे। कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 है तो V की वैल्यू यहां पर 4 आ जाएगी। फिर M का मतलब है उसमें सराउंडिंग एटम जो मोनोडेंटेड हो, मोनोडेंटेड सराउंडिंग एटम्स कितने हैं। मोनोडेंटेड M की वैल्यू मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये देखिए M का मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन, ये सारे मोनोडेंटेड है यानी कि एक संयोजी है। तो सेंट्रल एटम से एक संयोजी कितने जुड़े हुए हैं, यदि एक संयोजी जुड़ा हुआ है, इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ है तो उसकी अपन वैल्यू लिखेंगे। कार्बन मेथेन के केस के अंदर कार्बन से जुड़े हुए 4 है तो M की वैल्यू आ जाएगी 4। प्लस माइनस चार्ज, किसी के ऊपर जैसे चार्ज दिया हुआ है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है तो उसको यहाँ पर प्लस करके ऐड करके लिखेंगे। जैसे I3 माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे +1, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर +2, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर +1, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर +3, इसके लिए लिखेंगे +3, इसके लिए लिखेंगे -1, इसके लिए लिखेंगे -1, यानी कि चार्ज का उल्टा करके लिखना है। किसी भी आयन के ऊपर यदि नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव चार्ज कितना है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे और कोई पॉजिटिव आयन है तो उसके अंदर कितना पॉजिटिव है वो यहाँ से घटाएंगे। ये फॉर्मूला हो गया। तो अपन इस फॉर्मूले के बेस पे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अब एग्जांपल लेते हैं अपन CH4, मेथेन का मैंने एग्जांपल ले लिया। CH4 फॉर्मूला लगाइए 1/2
कार्बन के वैलेंस सेल में, V का मतलब है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ से देखिए कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इस पूरी फैमिली के 4 है, तो यहाँ पर कार्बन के लिए मैंने लिख दिया 4 प्लस M का मतलब है इनमें से कोई मेथेन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इनमें से कोई ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ी हुई है, कितने हाइड्रोजन जुड़ी हुई है 4, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन लिख लीजिए। प्लस माइनस चार्ज, इसके ऊपर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये बात यहीं खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ 1/2 × 8 = 4, बस। अब अपने पास में x की वैल्यू 4 आ गई, ये x की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इजीली आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लिया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये मॉलिक्यूल टेट्रागोनल होगा, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली कि इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, ठीक है, और सिग्मा बंद टोटल कितने होंगे, 4 सिग्मा बंद होंगे। ये सारी जानकारी आपको इस हाइब्रिडाइजेशन से यानी कि मेथेन के बारे में मिल गई, यानी कि मेथेन sp3 हाइब्रिड होता है, मेथेन टेट्राहेड्रल होता है, मेथेन में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है, मेथेन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये इस मॉलिक्यूल का हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल का। फॉर्मूला सेम का सेम में रखता हूँ, मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ फॉर्मूले में, मॉलिक्यूल चेंज करते जाएंगे और अपन देखते जाएंगे। सेकेंड मॉलिक्यूल अपने पास में है NH3, वही फॉर्मूला लगाया 1/2 नाइट्रोजन, इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या V, यानी कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, नाइट्रोजन का ये रहा नाइट्रोजन परिवार ये, तो नाइट्रोजन में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, ये इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई, तो नाइट्रोजन के लिए 5 प्लस M। इसमें से नाइट्रोजन के साथ में कोई जुड़ा हुआ है क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई M की 3, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो ये आगे की बात खत्म हो गई। तो ये कितना हो गया 1/2 × 8 = 4। यहाँ से देखिए 4 होने पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है sp3, तो अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3। अमोनिया की ज्योमेट्री कैसी हो गई टेट्राहेड्रल। अमोनिया में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल आए 4, जबकि सिग्मा बंद कितने बन रहे हैं 3, तो एक नाइट्रोजन अमोनिया पर क्या रहता है लॉन पेयर, और इसी लॉन पेयर के कारण इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से घट करके 107 डिग्री हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ये क्या होता है, किस प्रकार से घटता है, कितना घटता है, ये अपन अलग से VSEPR थ्योरी का अलग से टॉपिक लेंगे, उसके अंदर देखेंगे। बट यहाँ से अपने को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बट इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, शेप इसका पिरामिड है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी ज्योमेट्री और इसका शेप सेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अपन अभी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं, अपने पास में NH3 का हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है sp3। अगला मॉलिक्यूल लेते हैं अपन CO2। CO2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं अपन, आप साथ साथ में ये लिखते जाइए कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अपने पास में CO2। CO2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं, फॉर्मूला ये 1/2 पड़ा, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के वैलेंस सेल V की वैल्यू, कार्बन के लिए V की वैल्यू 4 होती है, ये यहाँ पर 4 आ गया है, प्लस M। इसमें से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो M की वैल्यू हो गई 0, प्लस इसके ऊपर प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी 0, यानी कि कुल मिलाकर के ये हो गया 1/2 × 4 = 2। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ गई या x की वैल्यू 2 आ गई, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp2। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आई 2, और 2 वैल्यू कहाँ होती है जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। और sp हाइब्रिडाइजेशन होने पर मॉलिक्यूल कैसा होता है लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से होता है C डबल बॉन्ड O, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और बॉन्ड एंगल इसके अंदर कितना दिख रहा है आपको 180 डिग्री का। मॉलिक्यूल कैसा है लीनियर, तो ये CO2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अगला मॉलिक्यूल्स आप साथ साथ में लिखते जाइए सारे एग्जाम्पल्स, और अपन कर रहे हैं ये हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का सबसे अच्छा
एक फॉर्मूला है जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट होने से उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल, उसकी ज्योमेट्री और उसके शेप के और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड की टोटल इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है। BF4 लेकिन ऊपर माइनस है, ध्यान रखिएगा। 1/2 बी के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोरॉन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो ये यहाँ से आ गया 3। अब एम यहाँ से कोई जुड़ा हुआ है क्या? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन जुड़े हुए हैं 4 फ्लोरीन जुड़ गए, और -1 है तो माइनस को आप क्या करेंगे? +1, जो चार्ज है उसका उल्टा लिखना है, ठीक है। तो ये 3, 4, 7 और 1 8, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4, और जब 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो अब BF4 माइनस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब इसके ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल हो गई। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई अपने को। BF4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन अपन के फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अपन करते हैं IF3 का हाइब्रिडाइजेशन। आप साथ साथ के अंदर खुद आगे के मॉलिक्यूल में अब आपको समझ में आ गया, सब कुछ आपके सामने है, करते जाइए और मैच करते जाइए कि हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है IF3, लिखिए। सेंट्रल एटम आयोडीन है, 1/2 आयोडीन हैलोजन है। हैलोजन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ये रहे हैलोजन। इन हैलोजनों के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, ये लिख दिया आपने 7। m की वैल्यू यानी हैलोजन कितने जुड़े हुए हैं या हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए? हाइड्रोजन जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हैलोजन फ्लोरीन जुड़ी हुई है 3, तो 7 + 3 हो गया। 7 + 3 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हो गया 5। और जब x की वैल्यू 5 आए या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल की नंबर 5 आए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यह हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ठीक है। नेक्स्ट अगला मॉलिक्यूल्स अपने पास में है, अपन उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। केंद्रीय परमाणु कौन है? सबसे पहली बात तो केंद्रीय परमाणु ज्ञात करना नहीं आए तो जो संख्या में कम होता है वो हमेशा केंद्रीय परमाणु होता है। ये 4 है, ये 1 है, तो केंद्रीय परमाणु ये हुआ। यहाँ पर ये 4 है, ये 1 है, तो केंद्रीय परमाणु ये हुआ। यहाँ पर ये 3 है, ये 1 है, तो केंद्रीय परमाणु ये हुआ। यहाँ पर ये 2 है, ये 1 है, तो केंद्रीय परमाणु ये हुआ। जो संख्या में कम होता है वो हमेशा केंद्रीय परमाणु होता है। SO2 के अंदर ऑक्सीजन 2 है, सल्फर 1 है, तो सल्फर केंद्रीय परमाणु है। SO2 के अंदर 1/2 सल्फर के सल्फर के लिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर किस फैमिली का है? सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है। ये देखिए ऑक्सीजन के नीचे आ रहा था, जो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में वो भी सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में होंगे। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, प्लस m का मतलब है हैलोजन या हाइड्रोजन का जुड़ा होना। तो s के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कोई भी हैलोजन नहीं जुड़ा हुआ है और न ही हाइड्रोजन जुड़ी हुई, तो इसकी वैल्यू होगी 0। और चार्ज इसके ऊपर प्लस माइनस कोई भी चार्ज नहीं है तो 0। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब वैल्यू आ गई 3, और जब वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला मॉलिक्यूल अपन लेते हैं I3-। I3- के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अपन फाइंड आउट करते हैं। I3-, अब आपको यहाँ पर समस्या ये है कि I3- यहाँ पर आपको एक ही प्रकार का अणु दिख रहा है, जो आयन दिख रहा है, इसके अंदर आयोडीन 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 ही है। तो सेंट्रल एटम, तो एक आयोडीन हो जाएगी सेंट्रल एटम और 2 आयोडीन रहेगी सराउंडिंग। यहाँ पर 3 आयोडीन है, 3 आयोडीनों में से एक आयोडीन सेंट्रल एटम होगा और 2 आयोडीन सराउंडिंग होगी। तो सेंट्रल एटम आपको आयोडीन को ही मानना है। 1/2 आयोडीन के लिए V की वैल्यू, हैलोजन के लिए V की वैल्यू हमेशा 7 होती है। ये रहे सारे हैलोजन, इनके लिए V की वैल्यू 7 होती है, ये रही 7। प्लस आयोडीन यहाँ पर 3 है, 2 आयोडीन आपने सराउंडिंग मान लिए, आयोडीन इनमें से हैलोजन यहाँ पर रहा, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 2। और ऊपर -1 है तो इसको आपको क्या करना है? +1 उल्टा करके लिखना है। 7, 2 9 और 1 10, 10/2 का मतलब हो गया 5।
ये x की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू जब 5 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3d। तो I3 माइनस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। आयोडीन I3 माइनस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। वापस इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आयोडीन 3 है, एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मानना है, दो आयोडीन को सराउंडिंग एटम मानना है। एक आयोडीन सेंट्रल एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 7, फिर दो सराउंडिंग एटम हेलोजन हो गए, उनको 2 लिखा। माइनस का एक चार्ज है तो उसको उल्टा करके लिखा प्लस का 1, तो टोटल 7 2 9 1 10 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और जब 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल अपने पास में है सल्फेट SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस सल्फेट 1/2 सेंट्रल एटम सल्फर, और सल्फर के वैलेंस V का मतलब, सल्फर के V का मतलब OS, ऑक्सीजन परिवार का है ये, और ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी m, V की वैल्यू 6 होगी, m की वैल्यू, और m का मतलब है कि हेलोजन या हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन है तो m की वैल्यू हो गई 0, और चार्ज माइनस का 2 है तो इसको लिखेंगे प्लस का 2। अब ये कुल मिला के क्या हो गया 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4, और जब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कि सल्फेट के अंदर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट अगला मॉलिक्यूल लेते हैं अपन ClO3 माइनस। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आई होप आप इसको आगे आगे करते जाइए, और इस फॉर्मूले के बेस्ट पे आपके पास में जितने भी मॉलिक्यूल हो उन सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप इजी वे में निकाल सकते हैं। ClO3 माइनस ये लिया। अब इसके अंदर 1/2 केंद्रीय परमाणु वही जो संख्या में कम होता है, तो संख्या में कम क्लोरीन है, और क्लोरीन हेलोजन है, तो हेलोजन के लिए V की वैल्यू कितनी होती है, हेलोजन के लिए V की वैल्यू हमेशा 7 होती है, तो ये लिख दिया आपने 7, प्लस इसके साथ में मोनोडेंटेट यानी कि हेलोजन या हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए हैं तो M की वैल्यू हो गई 0, -1 है, -1 को क्या लिखोगे प्लस का 1, तो ये हो गया प्लस का 1। अब 7 और 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4, और जब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ClO3 माइनस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला मॉलिक्यूल लेते हैं अपन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इस फॉर्मूले से क्या आता है H2O वाटर मॉलिक्यूल 1/2, ठीक है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये ले लिए 6, m की वैल्यू 2 है और प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड 2 का मतलब होता है 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्रागोनल होती है, वाटर मॉलिक्यूल का शेप वी शेप या बेंड होता है, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गए। टोटल सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने 4, जबकि सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं, सिग्मा बंध 2 बन रहे हैं, तो 2 कहाँ जाएंगे, 2 लॉन पेयर के रूप में रहेंगे, और इस लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, इस लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा, इस लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा, जिससे बॉन्ड एंगल घट करके 104.5 हो जाएगा, 104 डिग्री 5 मिनट हो जाएगा। ये कुछ अपवाद है जो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग समझे जाते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल के आगे XeOF2 इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं अपन। XeOF2 1/2 सेंट्रल एटम जिनॉन, ठीक है। जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, जिनॉन के लिए V का वैल्यू, जिनॉन के लिए V का वैल्यू ये देखिए, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों के लिए V की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 8, ये हो गई 8, M की वैल्यू 2, चार्ज ऊपर कुछ भी है नहीं, 8 + 2 10/2, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, जब 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d।
जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो XeOF2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अपन मॉलिक्यूल लेते हैं नाइट्रेट NO3- के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। NO3- इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1/2 सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। यहाँ से आगे ये 5 मोनोडेंटेड M, यहाँ पर इसमें से M कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है तो M की वैल्यू हो गई 0 और -1 है तो इसको आप लिखोगे प्लस का 1। तो ये कितना हो गया 1/1 और प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए 3 5 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 और जब 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। ठीक है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2 यानी कि नाइट्रेट का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब NH4+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। NH4+ अमोनियम आयन 1/2 नाइट्रोजन का वैलेंस सेल। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। ये रहा नाइट्रोजन 5। M की वैल्यू, M का मतलब है मोनोडेंटेट कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ से हेलोजन या हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो M की वैल्यू हो गई 4 प्लस 1 है तो इसको -1 कर दोगे। ये 5 4 9, 9 में से 1 का 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4, तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अमोनियम आयन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं NH4Cl में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सेम बात है, Cl को अलग करोगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये अमोनियम क्लोराइड या नौसादर। तो नौसादर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है sp3। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपना रहा है ICl2+। ICl2+। इस मॉलिक्यूल के अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर 1/2 सेंट्रल एटम, जैसे आयोडीन है, आयोडीन हेलोजन है। हेलोजन के बाह्यतम कोष के अंदर संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। ये हो गया 7। M की वैल्यू यहाँ पर 2 है क्योंकि हेलोजन 2 जुड़े हुए हैं 2। यहाँ पर +1 है, +1 को -1 कर दोगे तो ये कितना हो गया 7 2 9, 9 में से 1 चला गया 8, 8/2, 8/2 का मतलब 4। तो यहाँ पर आ गया 4 और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं PO4 3- के अंदर। PO4 3- फॉस्फेट, PO4 3-। इसके अंदर 1/2 सेंट्रल एटम फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में फास्फोरस के लिए V की वैल्यू, फास्फोरस आपके पास में ये रहा, इसके लिए V की वैल्यू 5 या नीचे से देख लें 5। तो फास्फोरस के लिए V की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, इससे मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट का मतलब हेलोजन या हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए हैं तो M का मतलब हो गया 0 और यहाँ -3 है तो -3 को आप करोगे प्लस का 3। ठीक है, 5 3 हो गए 8, 8/2, 8/2 का मतलब कोई 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो फॉस्फेट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी प्रकार से AlF6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अपन देखेंगे। ये लास्ट मॉलिक्यूल है अपने पास में AlF6 3- ले लीजिए 1/2 सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3 यानी V की वैल्यू हो गई 3। M का मतलब हेलोजन जुड़े हुए हैं, इससे 6 हेलोजन जुड़े हुए हैं और -3 है, -3 को आप +3 कर दीजिए, ये हो गया। तो ये 3 6 9 और 3 12 हो गए। 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो गया। और जब 6 है तब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है sp3d2।
6sp3d2। तो जब आपके पास में इसकी वैल्यू 6 आ जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये तो मॉलिक्यूल हो गए एस। अब एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। sp3d3 का कोई आया नहीं तो sp3d3 का एक ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया IF7 1/2 सेंट्रल एटम आयोडीन। आयोडीन के लिए V की वैल्यू कितनी होती है 7 और मोनोडेंटेड इससे कितने जुड़े हुए हैं 7। तो 7 और 7 कितने हो गए 14। 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 7 और 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो गया। वेरी इजी। आप कोई भी मॉलिक्यूल चाहे वो उदासीन हो, चाहे वो धनायन हो, चाहे वो ऋणायन हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हो बहुत ही इजी में। अब ये इत्तेफाक ही रहा कि अपने पास में पॉइंटों में कोई आंसर यहाँ पर आया नहीं। यदि कोई पॉइंट में आता है जैसे 3.5 आता है तो उसको 4 मानना है, 2.5 आता है तो उसको 3 मानना है, यानी 0.5 उसको आगे वाला मानना है। 3.5 आ गया तो 4, 4.5 आ गया तो 5, 5.5 आ गया तो 6। इस प्रकार से आगे वाला मान करके हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। और कुछ में मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होता है ये तो हो गए। ये फॉर्मूला आपके पास में लिखा हुआ है, ये सब कुछ डिटेल बोर्ड पे लिखी हुई है। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और फ्री बैठे हुए वापस इनको आप चेक करना कि इस प्रकार से आप इनका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर पाते हो या नहीं ज्ञात कर पाते हो। इनके लिए आपको ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बिल्कुल याद होने चाहिए कि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपने पीरियडिक टेबल याद की होगी तो उसके अंदर आपको याद करवाए होंगे। बरकत अली गैला इंडियन था, काशी गए संत प्रभु, नाना पाटेकर ने ऐसी सब्जी बनाई, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हनी आकर करे जयराम, या जिस तरीके से आपने याद किए होंगे उस तरीके से याद करके उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको याद रखने। अब मैं कुछ जनरल मॉलिक्यूल आपको बताता हूँ कि जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है या किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब मैं कुछ आपको जनरल मॉलिक्यूल बताता हूँ, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, C 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और ये 1 2 3। ओके, ये मॉलिक्यूल अपन ने लिया है। इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अपन फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर है। ये हाइड्रोजन। अब ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अपन देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, जब कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जब कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा। जब कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, इसका भी sp होगा। ठीक है। जब कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, तो जब डबल बॉन्ड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, जब कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों साइड में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से किसी मॉलिक्यूल के अंदर ध्यान रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड जहां पर है वह हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा और सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये कोई कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर कुछ हाइब्रिडाइजेशन है। अब आपको मैं एक होमवर्क के तौर पे मॉलिक्यूल देता हूँ, उस मॉलिक्यूल के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन अपने आप फाइंड आउट करेंगे। NO3 माइनस मैंने करवा दिया था लेकिन आप करना दोबारा, NO2 माइनस ये आप करना, NO2 प्लस और NO2 फ्री रेडिकल।
इनके अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन अपने आप फाइंड आउट करना कि किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो आज अपन ने ये टॉपिक लिया। ये टॉपिक करने के बाद में एक बार इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लेना और कुल मिला के आपको ये चीज़ें और ये चीज़ जब याद होगी और ये फॉर्मूला, तब आपके पास में या क्वेश्चन के तौर पे कुछ भी दिया हुआ हो कि इसका संकरण कौन सा है, आप आसानी से उसका संकरण ज्ञात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और ये बिल्कुल संकरण ज्ञात करने की सबसे आसान विधि है। कई बार क्या होता है, कई लोग ये कह देते हैं कि उससे किसी भी मेटल एटम से सराउंडिंग जितने सिग्मा बंद होते हैं वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन सदा सही नहीं होता है। जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 4 सिग्मा बंद बनाता है तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगे, यानी कि इसका संकरण sp3 होगा। लेकिन यहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन ने सिग्मा बंद बनाए तो इसका मतलब है कि इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं, अपन जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब जब केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तब सिग्मा बंद काउंट करके अपन उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ये इसके लिए अपने को ये पता होना जरूरी है कि सेंट्रल एटम के पास में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है, जो इजी वे में अपने को पता नहीं होता है। इस वजह से ये फॉर्मूला दी बेस्ट एवरग्रीन फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का। लॉट ऑफ थैंक्स। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो आप नीचे कमेंट में लिख करके भेजिए ताकि मैं आगे भी इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको बता सकूं। लॉट ऑफ थैंक्स।